Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about death of vultures, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment perspective. It is also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो देखिए करंट न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है जिस कारण से हम लोग वल्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो लगभग 100 हिमालयन येफ्रॉन वल्चर्स एंड स्टीपी ईगल्स वेर फाउंड डेड इन मिलानपुर एरिया ऑफ छाया गांव इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अब ये मैसिव डेथ क्यों हुई आप देख सकते हैं यहाँ पे द वल्चर कार्कैसेस बीइंग कंसाइंड टू फ्लेम्स, उनको जलाया जा रहा है। 100 से भी ज़्यादा इस तरह के वल्चर्स मरे हुए पाए गए हैं। क्यों हुआ है ऐसा? तो आसपास के लोगों ने क्या किया कि जो मरी हुई गोट्स या डॉग्स हैं उनकी बॉडी के अंदर पेस्टिसाइड्स मिला दिया, जहर मिला दिया जानबूझ करके कि उनको वल्चर्स खाएं और वल्चर्स की डेथ हो जाए, और इस कारण से मासिव स्केल पे वल्चर्स की डेथ हुई है। अब लोगों को लगता है कि वल्चर्स के रहने का क्या फ़ायदा, सो बेटर किल देम बिकॉज दे आर क्रिएटिंग न्यूसेंस फॉर अस। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारे आसपास में जो भी बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, उसमें हर एक स्पीसीज़, हर एक फ्लोरा फौना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगेगी तो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ इन वन वे और अदर। उसी बात को इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है। देखिए वल्चर पॉपुलेशंस की अगर बात की जाए, वल्चर पॉपुलेशन की, तो 1992 से लेकर के 2007 तक के बीच में, यानी कि इन 15 सालों में वल्चर की पॉपुलेशन 97% तक डिक्लाइन हुई है हमारे देश के अंदर। अलग अलग वल्चर्स की अलग अलग एक्सटिंक्शन या डिक्लाइन हुई है पॉपुलेशन की। फॉर एग्जांपल देखिए इतने सारे वल्चर के स्पीसीज़ हैं, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, इजिप्शियन वल्चर्स। तो सबको तो याद मत रखो, आप बस ये याद रखो कि कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। तो ओरिएंटल वाइट बैक्ड, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स एंड रेड हेडेड वल्चर, ये 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। उनमें चारों में से अगर इन 3 की बात की जाए, ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड या लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स की, तो इनकी पॉपुलेशन इन 15 सालों में इस रेंज तक गिरी है। ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर की तो पॉपुलेशन 99.99% तक कम हो गई है, स्लेंडर बिल्ड की 97% तक, लॉन्ग बिल्ड की 97% तक। ओवरऑल अगर एब्सोल्यूट फिगर्स में बात की जाए तो वल्चर्स की पॉपुलेशन 4 करोड़ से घट करके 4 लाख तक हो गई है। एंड इंडिया में जिस तरीके से पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है वल्चर का, उसके हिसाब से इट इज़ द फास्टेस्ट डिक्लाइन ऑफ एनी बर्ड स्पीसीज एवर रिपोर्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया भर में इस रफ्तार से किसी भी बर्ड का पॉपुलेशन किसी भी देश में कम नहीं हुआ जिस तरीके से हमारे देश में वल्चर्स की डेथ हुई है। तो क्या कारण रहा है वल्चर्स के डेथ के पीछे इन 15 सालों में, 1992 से लेकर के 2007 तक में? द मेजर रीजन बिहाइंड डिक्लाइन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन हैज़ बीन द यूज ऑफ वेटिनरी ड्रग्स। डाइक्लोफेनेक, वेटनरी मतलब जानवरों के लिए एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था, डाइक्लोफेनेक। तो जानवरों के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, उनके अंदर अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के लिए, उनमें अगर पेन हो जानवरों को तो अब पेन किलर की तरह इस्तेमाल किया जाता था जानवरों के अंदर, खासकर कैटल्स के अंदर। अब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डाइक्लोफेनेक जो जानवरों में इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे वल्चर्स की पॉपुलेशन कैसे कम हो रही है वो ज़रा देखते हैं इस फिगर की मदद से। मान लीजिए कि ये डाइक्लोफेनेक है विच इज़ ए पेन किलर फॉर कैटल्स। अब ये कैटल्स को दिया गया तो कैटल्स के बॉडी के अंदर ये डाइक्लोफेनेक आ गया, ये केमिकल आ गया है। अब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस कैटल की जब डेथ होगी तो इसको लोग अबैंडन कर देते हैं सेक्लूडेड एरिया में, जंगलों के आसपास के एरिया में जाकर के इसके कार्कस को, डेड बॉडी को लोग अबैंडन कर देते हैं। अब वहाँ जाकर के वल्चर्स इनकी डेड बॉडी को खाते हैं, इनके कार्कसेस को खाते हैं, और इस तरीके से डाइक्लोफेनेक इस कैटल से इस वल्चर के बॉडी के अंदर चला जाता है। और ये जो डाइक्लोफेनेक है ये वल्चर्स की किडनी फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस डाइक्लोफेनेक alone has been responsible for about 97% decline of vultures population in the span of 15 years। तो इस तरीके से धीरे धीरे वल्चर्स की डेथ होने लगी मैसिव स्केल पे। अब हम लोग सोचते हैं कि ठीक है वल्चर्स मर रहे हैं तो मरने दो, हाउ डज दैट मैटर, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। हाउ द स्टेबलाइजेशन ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट। यू सी जब वल्चर्स की डेथ होने लगी मैसिव स्केल पे
तो हुआ क्या कि ये जितने भी डेड बॉडीज़ थे, कैरकासेस थे एनिमल्स के, जो हम सब लोग कैटल्स के कैरकासेस को जंगलों में छोड़ करके आ जाते हैं इस उम्मीद में कि वल्चर्स उसको धीरे धीरे डिकम्पोज तो नहीं, उसको धीरे धीरे जो वल्चर्स ईट करेंगे तो उसको फ्रैगमेंट कर देंगे और बचा हुआ पार्ट फिर बैक्टीरियाज या फंगस डिकम्पोज करके इस कैटल की डेड बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म करा देंगे। सो जो मेजर रोल इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कैरकासेस इज़ प्लेड बाय द वल्चर्स, क्योंकि ये कैरकास को अगर पूरी तरह से ख़त्म करना है तो पहले वल्चर्स उसको फ्रैगमेंट करेंगे खा करके, राइट। अब वल्चर्स की पॉपुलेशन कम होने लगी तो इस तरह के जो कैरकासेस थे, डेड बॉडीज़ थे, इनको स्ट्रे डॉग्स ने खाना शुरू कर दिया। पहले कैसा है कि इनको स्ट्रे डॉग्स को ये खाने नहीं देते थे वल्चर्स, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स भी वल्चर से डरते थे तो कैरकास के पास नज़दीक नहीं जाते थे। लेकिन वल्चर्स की पॉपुलेशन कम हुई तो स्ट्रे डॉग्स ने इनको खाना शुरू कर दिया और बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स आफ्टर कंज्यूमिंग द कैरकासेस ऑफ दीज कैटल्स, वो धीरे धीरे उनके अंदर रैबीज डेवलप होने लगा। दे स्टार्टेड टू गो मैड। आप कहते हैं ना जो भी कुत्ता पागल हो जाना, मतलब उनके अंदर एक तरह का इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो गया, रेबीज़ का इन्फेक्शन। और उसके बाद when they started to go mad, they turned feral। इनको कहते हैं हम लोग फेरल डॉग हो जाना। रेबीज़ इनके अंदर डेवलप हो गया बहुत सारे जगहों पे और फेरल डॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगे। एंड दीज फेरल डॉग्स आफ्टर कंज्यूमिंग द कैरकासेज ऑफ द डेड एनिमल्स दे स्टार्टेड टू टारगेट ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमंस के अंदर रेबीज इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ बाइटिंग ऑफ द डॉग्स और रेबीज इन्फेक्शन के कारण डेथ के केसेस बहुत बढ़ने लगे इंडिया के अंदर। तो ये है प्रॉब्लम। और ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज़ का हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो बात अलग है कि हम उसको डायरेक्टली देख पाएँ या ना देख पाएँ। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस these vultures were playing an important role, and the moment the population of the vultures got declined, it impacted our life in a negative manner। क्योंकि वल्चर जो एक तरीके का बैलेंस बनाए हुए थे इन कैरकासेस को डिकम्पोज कराने में, अब उसके कारण वल्चर्स की एब्सेंस, राइज ऑफ फेरल डॉग्स एंड राइज ऑफ रेबीज लेड डेथ इन आवर कंट्री। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। सो ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख करके दी हैं, आप समझ सकते हैं। और कभी भी बायोडाइवर्सिटी का अगर आपको सिग्निफिकेंस बताना हो कि हर एक स्पीसीज़ क्यों हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे ये पर्टिकुलर केस डाइक्लोफेनेक वल्चर्स का एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं। अभी देखिए, वल्चर्स की पॉपुलेशन लगातार 1992 से लेकर के 2007 तक डिक्लाइन हो रही थी। इसी कारण से 2007 में भारत सरकार ने स्टार्ट किया वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2020 तक चलाया जाना था। इसका मेन टारगेट था कि वल्चर की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जाए और काफ़ी हद तक वल्चर्स की पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई है। भले अब पुराने जितना अभी तक हम लोग वो पॉपुलेशन अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ हद तक अब डिक्लाइन में स्टेबलाइजेशन आ गया है। हाल फिलहाल में भारत सरकार ने अनाउंस किया कि जो वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2020 तक था उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 2025 तक कर दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ लॉन्च्ड वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम 2.0 that will run till 2025, whose main objective is to stabilize the population of वल्चर्स। अगर मौजूदा केस की बात की जाए जो हमारे छाया गांव एरिया में वल्चर्स की डेथ हुई है, इसका कारण डाइक्लोफेनाक ना हो करके कोई और भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो लोकल लोगों ने कैरकासेस के डेड बॉडीज़ ऑफ गोट्स एंड डॉग्स के बॉडी के अंदर मिला करके डाल दिया है ताकि वल्चर्स खा करके उनकी डेथ होने लगे। तो उनको वहाँ पे हमें सेंसिटाइज करना होगा, अवेयर करना होगा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन को घटाने से हमारे जीवन पे ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दिस इज़ हाउ दे शुड नॉट टेक सच इररेस्पॉन्सिबल activities or actions. The next article is about 14th Indo-Japan Summit and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations perspective। तो देखिए काफ़ी न्यूज़ ये है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिडा फ्यूमियो has been visiting India to attend 14th India Japan Annual Summit। और इस साल का समिट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इंडिया और जापान अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 17th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं इस समिट में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले, कभी भी अब इंडिया जापान पे सवाल आ जाए इंटरनेशनल रिलेशंस में तो वहाँ पे आपको ये सारे करंट फैक्ट्स कोट करने होते हैं कि रिसेंटली सच डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड। तो आपको लिखना होगा इन द रिसेंटली कंक्लूडेड 14th इंडो जापान समिट द बोथ कंट्रीज हैव सेट एन इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन येन, दैट इज क्लोज टू $42 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो पिछले आने वाले 5 साल में लगभग $42 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके अलावा 6 अलग अलग फील्ड्स में अग्रीमेंट साइन हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर APSC एस्पिरेंट्स
An agreement has been signed for promoting bamboo-based products फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बैम्बू का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बैम्बू बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और उनसे बेस्ड इंडस्ट्रीज, बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस किया जाएगा आने वाले 5 साल में एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 14th इंडो जापान समिट। तो बैम्बू का पोटेंशियल की बात की जाए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, स्पेशली असम में, तो ये जो डाटा मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट को कितना एडवांटेज है बैम्बू के फील्ड में। नॉर्थ ईस्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 बैम्बू प्रोडक्शन इन इंडिया और उसमें से भी 23% अलोन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। जितना भी नॉर्थ ईस्ट में होता है पूरे इंडिया भर का 2/3 नॉर्थ ईस्ट में होता है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का 23% आप मान सकते हैं लगभग 1/4 के आसपास अकेले आसाम से आता है। इसका मतलब ये है कि आसाम के पास ह्यूज पोटेंशियल है आसाम के अंदर फॉर बैम्बू इंडस्ट्री और यही कारण है कि धीरे धीरे हम बैम्बू बेस्ड सेक्टर्स में फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में एज ए रिजल्ट ऑफ दिस 14th इंडो जापान समिट वी कैन एक्सपेक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। अभी तक जो मेजर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं बैम्बू बेस्ड सेक्टर में आसाम में उसको एक एक करके देखते हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू सेटअप ए बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इन असम। तो इस बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी से क्या होगा कि एथेनॉल निकाला जाएगा बैम्बू से और उस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करने में इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के अंतर्गत नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग करने का टारगेट है भारत सरकार का विथ पेट्रोल बाई 2025। उसके अलावा और कहाँ बैम्बू का इस्तेमाल हो सकता है, एक मेजर सेक्टर है अगरबत्ती सेक्टर असम के अंदर। देखिए हमारे देश के अंदर जितनी भी अगरबत्ती आती है, हम जो भी अगरबत्ती इस्तेमाल करते हैं उसका 90% अगरबत्ती हम लोग इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली फ्रॉम वियतनाम। तो अगरबत्ती बनाने में हमें चाहिए बैम्बू और हमारे देश में इतना सारा बैम्बू ऑलरेडी है, खासकर असम में और नॉर्थ ईस्ट में, फिर भी हम अगरबत्ती इंपोर्ट कर रहे हैं वियतनाम से। अगर इसको हम रिप्लेस कर पाएँ तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक मेजर स्टेप हो सकता है। तो असम को हम लोग अगरबत्ती सेक्टर में लीडर बना सकते हैं ओइंग टू द एडवांटेज वी हैव विथ रिस्पेक्ट टू बैम्बू। और हम वियतनाम से अपनी इंपोर्ट को घटा सकते हैं, उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा और असम की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। The next article is about Antarctica expedition and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology perspective। तो करंट न्यूज़ क्या है पहले वो देखिए हमारे स्टेट असम के सिटी गुवाहाटी से हरीश बोरा जी को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। ये क्या है 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन, इसको अब हम लोग देखेंगे पीटी पर्सपेक्टिव से, एपीएससी पीटी पर्सपेक्टिव से ये नाम याद रखिएगा, हरीश बोरा। तो ये जो एक्सपेडिशन है दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20th मार्च टू 29th मार्च एंड हरीश बोरा हैज बीन सेलेक्टेड बाय ए टीम ऑफ रॉबर्ट स्वान द फर्स्ट मैन टू वॉक बोथ पोल्स। तो ये हैं रॉबर्ट स्वान साहब और ये दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक वॉक किया। इज द फर्स्ट मैन, कंसिडर टू बी द फर्स्ट मैन टू वॉक बिटवीन द बोथ पोल्स। अब देखिए करंट मुद्दे पे आते हैं। हम समझते हैं कि एक्सपेडिशन है किस लिए, क्यों लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है और उनको अंटार्कटिका एक्सपेडिशन पे भेजा जा रहा है। तो सरल सा ऑब्जेक्टिव है, अंटार्कटिका एक्सपेडिशन पे हर साल रॉबर्ट स्वैन की ऑर्गेनाइजेशन लोगों को भेजती है ताकि लोगों का और पूरी दुनिया का अवेयरनेस क्रिएट हो रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका एंड इट्स इकोसिस्टम। अब ये नाम 2041 कहाँ से आया ये भी ज़रा समझेंगे। इनकी देखिए रॉबर्ट स्वान साहब, इनकी एक फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है 2041 फाउंडेशन। इस 2041 फाउंडेशन में ये लोगों को सेलेक्ट करते हैं पूरे दुनिया भर से और उनको ये भेजते हैं अंटार्कटिका एक्सपेडिशन पे हर साल ताकि पूरे दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट हो रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका। और उसी दरमियान इन दैट कॉन्टेक्स्ट ओनली हरीश बोरा फ्रॉम गुवाहाटी हैज़ बीन सेलेक्टेड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ईयर 2041। तो समझिए इस बात को, अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अंटार्कटिका का इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए दुनिया भर के देशों ने अंटार्कटिका ट्रीटी साइन किया है, अंटार्कटिका ट्रीटी। और अंटार्कटिका ट्रीटी के हिसाब से वो तमाम एरिया जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से सदर्न रीजन में है वो अंटार्कटिका है और उसको कंजर्व करने का सारा प्रोविज़न बनाया गया है अंटार्कटिका ट्रीटी में। और अंटार्कटिका ट्रीटी का सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है इन द ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना।
इस अंटार्कटिका ट्रीटी के 54 मेंबर कंट्रीज़ हैं और इन 54 मेंबर कंट्रीज़ ने मिल करके फैसला लिया है अंडर अंटार्कटिका ट्रीटी कि अंटार्कटिका विल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पसेस एंड दिस ट्रीटी प्रोहिबिट्स एनी मिलिट्री एक्टिविटी, वेपन टेस्टिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एनीथिंग दैट इज डिस्ट्रक्टिव इन नेचर विल बी प्रोहिबिटेड ऑन अंटार्कटिका रीजन। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, अपने देश में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करके जाके अंटार्कटिका में सारा टेस्टिंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अंटार्कटिका ट्रीटी साइन किया दुनिया के 54 कंट्रीज़ ने कि अंटार्कटिका का सिर्फ पीसफुल इस्तेमाल हो, उस पर कोई भी डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल ना हो। अंटार्कटिका का कोऑपरेटिव तरीके से वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ इंटायर ह्यूमैनिटी उसका इस्तेमाल किया जाए, कोई भी डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल ना किया जाए। और अंटार्कटिका ट्रीटी लाया गया था 1961 में, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1983 में। अब जरा समझते हैं ये ईयर 2021 का फ़ायदा क्या है, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है। देखिए 1961 में अंटार्कटिका ट्रीटी आई। अब इसी ट्रीटी में लिखा गया है कि दिस ट्रीटी विल बी वैलिड टिल 2048। 2048 के बाद अंटार्कटिका को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें नई ट्रीटी साइन करनी होगी। और इसी ट्रीटी में ये भी लिखा है कि दिस ट्रीटी इज़ वैलिड टिल 2048, लेकिन इस ट्रीटी को रिप्लेस करने के लिए और नई ट्रीटी लाने के लिए 2041 से नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे। और यही सिग्निफिकेंस है ऑफ द ईयर 2041। 2041 से नई ट्रीटी को फाइनलाइज करने के लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट होंगे वर्ल्ड कंट्रीज़ के बीच में, जो 2048 तक अंटार्कटिका ट्रीटी है उसको रिप्लेस करेगा और 2048 ऑनवर्ड्स वो एप्लीकेबल होगा। तो इस नई ट्रीटी को फाइनलाइज करने के लिए, इसमें और ज़्यादा अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि जो नई ट्रीटी हो और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो और भी ज़्यादा अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करे, रॉबर्ट स्वान साहब ने बनाया फाउंडेशन 2041। और इसी फाउंडेशन 2041 जो एक इंटरनेशनल एनजीओ है, उसमें लोगों को सेलेक्ट किया जाता है पूरे दुनिया भर से और लोगों को भेजा जाता है अंटार्कटिका एक्सपेडिशन से फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हरीश बोरा साहब फ्रॉम गुवाहाटी हैज़ बिन सेलेक्टेड। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट होलॉक गिबॉन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले होलॉक गिबॉन्स के बारे में देख लेते हैं, देन वी विल सी द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो होलॉक गिबॉन्स आर द ओनली एप फाउंड इन इंडिया एंड दिस होलॉक गिबॉन्स आर नेटिव टू बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया and southwest China. They are also found in Bhutan to some extent. So IUCN has categorized 3 species of hollowed gibbon. Western hollowed gibbon, which is endangered in IUCN Red Data Book, Eastern hollowed gibbon, which is vulnerable, and Skywalker gibbons, which are threatened. इंडिया के अंदर बात की जाए तो there are 2 hollowed gibbon species found, Western hollowed gibbon and Eastern hollowed gibbon. Skywalker gibbon जनरली हमारे देश में पाए नहीं जाते हैं। तो Western hollowed gibbon are found in North Eastern India, ईस्ट एंड साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो अलॉन्ग म्यांमार एंड बांग्लादेश। जबकि ईस्टर्न होलो गिबॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन लोहित एंड दिबांग रिवर इन द अरुणाचल प्रदेश रीजन। तो ईस्टर्न होलो गिबॉन काफ़ी कम एरिया में पाए जाते हैं, जबकि वेस्टर्न होलो गिबॉन ज़्यादातर एरियाज़ में पाए जाते हैं। अब करंट न्यूज़ क्या है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है फ्लोरास फौनास को प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर फौनास को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। वहाँ के साइंटिस्ट ने फ्यूचर सिमुलेटेड लैंडस्केप प्रेडिक्ट्स हैबिटेट लॉस फॉर गोल्डन लंगूर रेंज लेवल एनालिसिस फॉर एन इंडेंजर्ड प्राइमेट। अब ये पूरा का पूरा रिपोर्ट का टाइटल या नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इतना याद रखिए कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उन्होंने बताया है कि होलोक गिबॉन्स या गोल्डन लंगूर जिनको हम लोग कहते हैं, इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है। पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइनिंग। अभी इनकी पॉपुलेशन लगातार घट रही है, उसके पॉपुलेशन घटने के पीछे एक मुख्य कारण है इनका हैबिटेट लॉस। अभी होलोक गिबॉन पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। देखिए, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विथ गोल्डन लंगूर एज इट्स प्राइमरी स्पीसीज। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट with some adjacent areas of Dhubri district. Chakrashila is about 600 golden langurs whose population is scattered across West Assam and foothills of Bhutan. यहाँ पे है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए थोड़ा सा धुबरी और
कुछ कोकराझार रीजन में। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दे रखा है आपको। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट याओसांग फेस्टिवल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। याओसांग आप देख सकते हैं, न्यूज़ यही था, याओसांग सेलिब्रेशन बिगिंस इन मणिपुर। हर साल मार्च महीने में मनाया जाता है। याओसांग फेस्टिवल इज बिलोंग्स टू मीती कम्युनिटी ऑफ मणिपुर एंड द फेस्टिवल द ट्रेडिशनली इन्वॉल्व्स थबाल चोंगबा। तो ये नाम याद रखना, पहले याद रखना, मीती कम्युनिटी मणिपुर में मनाती है इसको, और डांस होता है थबाल चोंगबा विच इज ए ट्रेडिशनल डांस बाय यंग पीपल ऑफ मणिपुर मीती ट्रेडिशन। और उसके अलावा एक और डांस होता है जात्रा वाली विच इज़ अ कोर्टयार्ड प्ले। नाम थाबाल चोंगबा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। ये मणिपुर का डांस है। कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। ये जो AQI से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।